शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मेरे शिक्षा के जिज्ञासु साहिल सावंत ने प्रश्न किया है कि प्रकृतिवाद के रूप क्या है। तो यह वीडियो प्रकृतिवाद के रूप के लिए है और आज इस वीडियो में हम प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं इसको जानेंगे। आप जानते हैं कि जो प्रकृतिवाद है वो जो द्रव्य को प्रमुखता देता है और द्रव्य के अतिरिक्त तो किसी बात को नहीं मानता। अब उसमें जो द्रव्य है, जो मैटर है यानी पुद्गल है, उस पुद्गल के द्वारा इस पूरे संसार की जो समस्त प्रक्रियाओं का निर्धारण होता है वह कैसे होता है, उसके लिए प्रकृतिवाद अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाता है। उन्हीं व्याख्या के आधार पर इसके कुल 7 जो हैं प्रकृतिवाद के रूप मिलते हैं। आपको टोटल 7 मिलते हैं, 7 प्रकृतिवाद के रूप आपको मिलेंगे। तो इसमें प्रकृतिवाद के रूप में आज के वीडियो के अंत में आप प्रकृतिवाद के रूप में देखते हैं तो पहला जो इसका प्रकार है वह है परमाणुवाद। परमाणुवाद आपको यह तब की बात है जब मानव सभ्यता ने जब पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको परमाणु के रूप में खोजा था और वह उसे अविभाज्य कहा जाता था। तो उस समय जगत की अंतिम इकाई परमाणु को माना जाता है इस विचारधारा में। और दिक् काल जो है देश और काल के अनुसार जो उसमें अंतःक्रियाएं होती हैं, उसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप इस जगत का निर्माण और जगत की समस्त सृष्टियों का निर्माण होता है। मनुष्य है, चाहे कोई और जीव हो, वनस्पतियाँ हो और निर्जीव चीज़ें हो, सबका निर्माण वो परमाणु के आधार पर ही करते हैं। और परमाणुवाद इसी बात पर जोर देता है कि जो जगत की अंतिम इकाई है वह परमाणुवाद है। यह अविभाज्य होने के कारण इसको स्वीकार किया गया था। लेकिन जब विज्ञान ने अपनी खोज की और देखा कि इसमें जगत की जो अंतिम इकाई वो परमाणु नहीं है बल्कि जो परमाणु की शक्ति है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि के द्वारा उसमें पावर है, तो वह इस विचारधारा का प्रकृतिवाद ने त्याग किया। तो उसका एक दूसरा दृष्टिकोण पैदा हुआ, जन्म लिया, जिसे शक्तिवाद कहा गया। शक्तिवाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो को शक्ति कण है इनको मानता है और शक्ति को ही प्रकृति का आधार मानता है। और प्राकृतिक विकास के क्रम में एक स्तर पर जीव तो दूसरे स्तर पर चेतना का विकास होता है। यह जो शक्तिवाद है, यह शक्तिवाद जो है कार्य कारण के सिद्धांत को स्वीकार करता है, साथ ही यह नियतिवाद को स्वीकार करता है, जिसमें यह नियति की बात को शक्ति के आधार पर कहता है कि जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है उसका मूल शक्ति के कारण है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शक्ति के कण हैं, ऐसे ही वे, क्योंकि हर पदार्थ के जो भी संसार में वस्तुएं हैं, जीव हैं, उन सब का निर्माण जो है वह कणों के आधार पर हुआ है, परमाणुओं के आधार पर हुआ है। और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नामक जो 2 शक्ति कण हैं वही सब में पाए जाते हैं। तो इसमें जो कुछ भी जगत का होने वाला है, हो रहा है, होगा, उसका निर्धारक और उसका नियंता जो है यही शक्ति है। इसीलिए इसको शक्तिवाद कहा गया। और प्राकृतिक विकास के क्रम में वे कहते हैं शक्तिवाद में कि एक स्तर पर जीव तो दूसरे स्तर पर चेतना का विकास होता है। वे कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं उन्हीं के कारण इस चेतना का और जीव का दोनों का विकास अलग अलग स्तरों पर होता है। एक स्तर पर जो शक्तियां हैं, जैसे पदार्थ की जो शक्तियां हैं वो मिलती हैं तो वो शरीर का निर्माण कर रही हैं, द्रव्य का, जीव का निर्माण हो रहा है। तो उसी आधार पर उन शक्तियों की जो अंतःक्रिया है उसके आधार पर चेतना का विकास हो रहा है। बर्ट्रैंड रसेल ने इसे ही न्यूट्रल्स पार्टिकल का खेल बताया था। बर्ट्रैंड रसेल का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक विकास के क्रम में ये एक स्तर पर जीव का विकास और एक स्तर पर चेतना का विकास होता है, यह न्यूट्रल पार्टिकल्स का खेल है। और तीसरा जो इसकी विचारधारा है प्रकृतिवाद का तीसरा रूप है वो इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, मैकेनिज्म का है, जिसे यंत्रवाद कहा जाता है। ये कहते हैं कि जो सृष्टि है वह यंत्रवत है
सृष्टि क्या है, वह यंत्र के समान है, एक मशीन की तरह है। और मन तथा उसके सभी क्रियाएं जो हैं व्यवहार के प्रकार मात्र हैं, जिन्हें स्नायु मंडल, ग्रंथ, स्नायु न्यूरल सिस्टम, ग्रंथि संस्थान, ग्लैंडुलर सिस्टम और मांसपेशी संस्थान यानी मस्कुलर सिस्टम की सहायता से समझा जा सकता है। और जो शक्तिवाद के समान यह भी नियतिवाद में विश्वास करता है। जो यह यंत्रवाद है, यह यंत्रवाद जैसे आप इसमें आप देखें कि जो मन है और उसकी शक्तियां हैं, मन है उसके सभी प्रकार के व्यवहार जो हैं, ये शक्ति के आगे ये सोचना शुरू किया कि शक्ति आखिर पैदा कैसे हो रही है। जब कोई विचारधारा आती है तो उसी पर चिंतन होता है। तो प्रकृतिवाद के जब शक्तिवाद का रूप आया तो उसके आगे जो प्रकृतिवाद के लोग आए, उन्होंने सोचा कि ये जो शक्ति है आती कहाँ से। तो देखा गया तो शक्ति जो है उस यंत्र का परिणाम, एक मशीन का परिणाम होता है कि अगर उसमें उस तरह से मशीन का या मैकेनिज्म का यूज नहीं हो रहा है तो वो पदार्थ कण अपने आप शक्ति नहीं पैदा कर रहे हैं। इसलिए प्रकृतिवाद ने अपनी शक्तिवाद के स्वरूप का त्याग करके यंत्रवाद को स्वीकार किया। और उस यंत्रवाद कहता है कि जो मन है उसकी शक्तियां हैं, उसको जो है न्यूरल्स, जो हमारे स्नायु संस्थान है, नर्वस सिस्टम हमारा है, ग्लैंडुलर सिस्टम जो कि ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों का एक जो व्यवस्था है, और मांसपेशियों की जो एक व्यवस्था है, उन सब के द्वारा इनको समझा जा सकता है। इसको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के द्वारा अच्छी तरह से जाना जा सकता है कि ये कैसे एक मशीन की तरह काम करते हैं, कैसे यह इंस्ट्रूमेंट है, कैसे यह मैकेनिज्म का रूप है। तो यह नियतिवाद में विश्वास करता है, लेकिन वो नियतिवाद जो है वो मैकेनिज्म का नियतिवाद है। कि जब जैसे एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपको यहाँ यंत्रवाद की बात करूँ तो जो आपका मोबाइल है, ये मोबाइल, ये इसमें जो शक्तियाँ आई हैं कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है और यूट्यूब चैनल पर भेज रहा है आपको वीडियो, मेरा कहीं भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, यह एक मैकेनिज्म का ही परिणाम है। इसमें पहले से ही कोई शक्ति नहीं विद्यमान है। शक्तियां आई कहां से? शक्तियां एक विशेष प्रकार के तालमेल से आई, संयोजन से आई। जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे, जो उनके पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को विशेष प्रकार से जब संयोजित किया गया तो उस संयोजन का परिणाम हुआ शक्ति। और इसीलिए शक्तिवाद का त्याग करने के बाद प्रकृतिवाद यंत्रवाद का स्वरूप धारण करता है। इसके बाद जो अगली थियरी आती है, विज्ञान की जैसे जैसे खोजें होती गई, प्रकृतिवाद अपना रूप बदलता गया। इसके बाद विज्ञान की एक खोज होती है जिसमें आप लेमार्क और डार्विन का नाम सुनते हैं। लेमार्क का जो विकास वो सिद्धांत था, डार्विन का जो विकास का सिद्धांत था, और जो लेमार्क का जो अनुकूलता का सिद्धांत था, थियरी ऑफ एडाप्टेशन, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस जिराफ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से जिराफ की लंबी गर्दन लंबी होती गई, कि जैसे जैसे घास कम होती गई और प्रकृति के विभिन्न व्यवहारों के साथ वे अपने आप को समायोजित करते गए, और जीने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। आज भी जिराफ बहुत बड़े हो गए, इसलिए खाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। जैसे वो कहते हैं कि जो मनुष्य भी वानरों का विकसित रूप है, मनुष्य के भी पूंछ का अंश आज भी विद्यमान है। तो ये पूंछ का उपयोग नहीं रह गया। धीरे धीरे मनुष्य जब ऐसे बंदर की चाल छोड़ के धीरे धीरे खड़ा होकर चलने लगा और एक ढंग से सिस्टमेटिक रहने लगा, तो उसमें जो मानव की पूंछ थी वो गायब हो गई। तो तीसरा जो चौथा प्रकार जो आता है वो जैविक प्रकृतिवाद का है, बायोलॉजिकल नेचरलिज्म है। यह जो है डार्विन की एवोल्यूशन थियरी पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित है। इसमें कहा जाता है कि मस्तिष्क विकास के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ हुआ है। विचार, अनुभव, व्यवहार हस्तांतरण की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य ने एक अपने जीवन को सुनियोजित तरीके से व्यतीत करने का मार्ग तय किया है। आप जानते हैं मनुष्य क्या करता है, विचार करता है, अनुभव प्राप्त करता है, अनुभव को संचित करके व्यवहार में बनाता है, और उन व्यवहार को शिक्षा की प्रक्रिया, चाहे वो औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, निरौपचारिक हो, उसके रूप में जो है वह हस्तांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य की प्रक्रिया चली आई, तो मनुष्य की नियति व विकास जो है उसके वंशानुक्रम व परिवेश पर निर्भर है। जो मनुष्य की नियति है, मनुष्य का विकास है, वह उसके वंशानुक्रम और उसके परिवेश की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम के कारण आप जानते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का अर्जन किया गया उसको मनुष्य ने संचित किया और अगली पीढ़ी को उसको स्थानांतरित किया। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक विकास का क्रम आगे बढ़ता रहेगा।
तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डार्विन्स की एवोल्यूशन थियरी को रिकॉल कराता हूँ। आप जानते हैं, पढ़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद कर लीजिए कि इसके दो सिद्धांत हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन कहता है कि जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहता है कि जो भी संघर्ष करेगा उसी का अस्तित्व रहेगा। उसके बाद जो दूसरा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं उस डार्विन की। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब जो सबसे प्रबल होगा, जो सबसे फिट होगा वही जीवित होगा, वही जीवित बचेगा। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि एक एक बार में लाखों अंडे दे देते हैं, लेकिन उसमें जीता कौन है, वह जीवन वो आगे कौन बढ़ाता है, जो फिटेस्ट होता है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को पालन कर लेता है। बहुत बार आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर प्राकृतिक परिवर्तन बहुत सारे हुए, जिसमें जैसे डायनासोर जैसे बड़े जीव अपने आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के सिद्धांत पर खरे न उतर पाए और इस समय वे लुप्त प्राय हो गए, लुप्त हो ही गए, लुप्त प्राय नहीं लुप्त हो गए, क्योंकि वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सफल नहीं रहे। इसके बाद ये सिद्धांत लेमार्क के भी सिद्धांत का जैविक प्रकृतिवाद लेमार्क के भी सिद्धांत को उपयोग में लाता है, जिसमें एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट की बात की जाती है कि परिवेश के साथ जो समायोजन की बात उन्होंने की थी कि परिवेश कोई भी होगा, यदि आप उसमें समायोजित हो जाते हैं तो आप उसमें बेहतर ढंग से अपने आप को स्थापित कर लेंगे और उसकी जीवन की अपनी प्रक्रियाओं को सरलतम ढंग से सुचारू रूप से चला ले जाएंगे। तो ये जो है प्रकृतिवाद का चौथा रूप है जैविक प्रकृतिवाद। देखा जाए तो वास्तविक जो प्रकृतिवाद है, जैव अगर आप यह प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक प्रकृतिवाद कौन सा है, कि किस रूप इनके रूपों में, तो याद रखिएगा कि ये जैविक प्रकृतिवाद यही वास्तविक प्रकृतिवाद है, यही वास्तविक प्रकृतिवाद है, क्योंकि इसमें प्रकृतिवाद के वास्तविकता को समझाया गया है और इसमें डार्विन और लेमार्क के सिद्धांतों को विकास के क्रम के अनुसार इसको स्पष्ट किया गया है। जो पांचवा स्वरूप है प्रकृतिवाद का वह है द्वंदात्मक डायलेक्टिक और हिस्टोरिकल, जो भौतिकवाद, जो डायलेक्टिक यानी जो द्वंदात्मक या ऐतिहासिक भौतिकवाद है। यह कहता है, द्वंदात्मक या ऐतिहासिक भौतिकवाद कहता है कि जो कुछ भी इस संसार में है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप आगे, इनके आधार पर ही बढ़ रहा है कि जो कुछ भी मनुष्य ने विकास किया है, जो कुछ भी मनुष्य ने प्राप्त किया है, वो द्वंद का परिणाम है, इतिहास का परिणाम है। और वो कहता है कि जगत जो है यह विकास की निरंतर प्रक्रिया है, जगत विकास की निरंतर प्रक्रिया है, बदलती रहती है और इसमें परिवर्तन की जो सभी क्रियाएं हैं वो द्वंदात्मक है, वो डायलेक्टिक है। द्वंद कैसा है, द्वंद को समझाते हुए तीन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। थेसिस का मतलब जब किसी बात की स्थापना की जाती है, कहा जाता है कोई बात, तो तुरंत उसका उल्टा भी तैयार हो जाता है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे अब प्रकृतिवाद का रूप समझ में आ गया, तो आपके मन में ही तुरंत एक बात उठेगी एंटीथेसिस के रूप। ये थेसिस है कि आपको प्रकृतिवाद के रूप समझ में आ गए हैं, ये थेसिस है। उसके बाद एंटीथेसिस आएगा कि नहीं, आपको नहीं समझ में आया है। तो फिर अगला जो आएगा सिंथेसिस, वह आपके बीच में आकर के, दोनों के बीच की बात है, थेसिस और एंटीथेसिस के, कि आपको प्रकृतिवाद के रूपों के संदर्भ में अधिकतम जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। तो ये द्वंदात्मक या ऐतिहासिक भौतिकवाद थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के ऊपर चलता है। तो थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के ऊपर चलता है। और यह आर्थिक संरचना, ये जो है ना, ये इस तरह से जो मानव के विकास का क्रम है उसको आर्थिक संरचना पर डिपेंड करने की बात करता है, क्योंकि जो आर्थिक आधार है वही मानव जीवन का आधार इसको इसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है कि उसी पर उसका सब कुछ चलता है। किस तरह से जो आर्थिक आधार है उसको जब बदला जाएगा तो हर प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। अगली जो विचारधारा है, इसके जो समर्थक थे मार्क्स और एंजल्स थे, द्वंदात्मक ऐतिहासिकवाद के मार्क्स और एंजल्स थे। इसके बाद छठवां रोमानी प्रकृतिवाद है। रोमानी प्रकृतिवाद के समर्थक, जो आप प्रकृतिवाद के संदर्भ में सबसे ज्यादा जिनका नाम सुने हैं, रूसो का, जिन्हें रूसो को आपको शिक्षा में प्रकृतिवाद के लिए स्वीकार किया जाता है। तो रूसो थे, नील थे, टैगोर थे। सामाजिक कृत्रिमता का विरोध इसमें मुख्य बात है कि ये लोग जो है और किसी बात पर जोर नहीं देते, कि प्रकृति का जो मनमोहक
स्वरूप है उस पर बल देते हैं और सामाजिक कृत्रिमता का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य की मनुष्यता है उसकी जो वास्तविकता है उसको बनाए रखने दीजिए। सामाजिक जैसे टैगोर भी कहते हैं कि आप बालक को कुछ भी शिक्षित नहीं कर, बालक को कुछ भी आप सिखा नहीं सकते, बस सीखने लायक परिस्थितियां तैयार कर सकते हैं, वह स्वयं सीखता है। तो यहाँ सामाजिक कृत्रिमता का विरोध होता है और मानवता का समर्थन किया जाता है। किस तरह से मानवता उसमें से उत्थान करेगी, यह देखा जाए तो आदर्शवाद के निकट का है यह, क्योंकि रूसो और टैगोर दोनों ही प्रकृति के निर्माता की कल्पना करते हैं और प्रकृति से परे किसी परमात्मा को अस्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि जो प्रकृति है उसको ईश्वर की एक कृति के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद जो अंतिम विचारधारा है वह मानवतावाद, ह्यूमनिज्म है, मानवतावादी प्रकृतिवाद है। यह इसे वैज्ञानिक मानवतावाद भी कहा जा सकता है कि मनुष्य के परे किसी अन्य शक्ति में विश्वास नहीं करता है। इनका आग्रह है कि मनुष्य मानवीय विषयों पर ही रहता है। इसकी व्याख्या आप देखिए तो इससे हो सकता है कि वैज्ञानिक मानवतावादी संप्रदाय के अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं को संचालित करते हुए बिना किसी पराशक्ति की मदद के, माने बिना किसी ईश्वर की मदद के, एक ऐसी तर्क बुद्धिपरक सभ्यता का सृजन कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा की अनुभूति कर सके, स्वयं में निहित सामान्य मानवीय क्षमताओं और सृजनात्मक शक्तियों के अनुसार सांस्कृतिक विकास कर सके। तो ये जो व्याख्या मानवतावाद की है, आप देखें कि 1 से लेकर जो 7वां स्वरूप है। अब यहाँ मानवतावादी प्रकृतिवाद सिर्फ मानवतावाद पर जोर देता है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, वो मनुष्य लोकतांत्रिक जीवन व्यतीत करते हुए एक अच्छी सभ्यता, अच्छी संस्कृति का निर्माण करता है और उसको स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से यह मानवतावादी प्रकृतिवाद हुआ। आज आपने इस प्रकार से प्रकृतिवाद के रूपों को संदर्भ में जो भी था आपको मैंने प्रस्तुत किया। जो कुछ कहना हो आप कमेंट बॉक्स में आइए और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।